Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of October 2021। 25 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कल के मैच की बात कोई भी नहीं करेगा आज, है ना। कल के मैच की बात कोई नहीं करेगा, बहुत ही दिमाग खराब हो चुका है ना। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, कैसे बैटिंग की, मौका दे ही दिया आखिरकार, एंड दैट वाज नॉट व्हाट आई प्लान्ड फॉर। सो कल की बात कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहले एक बार मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। पहले मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दूंगा, फिर आपको एक मेंस क्वेश्चन दूंगा जो कि आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उसके बाद अपन कुछ न्यूज़ आइटम्स देखेंगे जो कि हिंदू, PIB, एक्सप्रेस, बाकी जगहों में बाकी जगहों से लिया गया होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मैप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। लास्ट में एडिटोरियल्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहली चीज, द टर्म इंजेन्युटी ऑफ नासा। नासा का इंजेन्युटी मिशन के बारे में आपने सुना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीनस, मार्स, जुपिटर, मून। किससे रिलेटेड है ये मिशन? इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, आई होप। दूसरा सवाल है, द वॉशी पेपर। वॉशी पेपर इज समटाइम्स इन न्यूज इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री में वॉशी पेपर नाम के पेपर्स बहुत ज्यादा फेमस है? ऑप्शंस आर फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार या जापान। तीसरा सवाल है, द टर्म डिकिंसोनिया इज ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डिकिंसोनिया नाम का टर्म इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ह्यूमनॉइड, robot artist, second is earliest known living animal, third is artificial intelligence based calculator, या D space traveling robot। आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट कर लीजिए इन तीनों क्वेश्चंस को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या क्या आपने अटेम्प्ट किया। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना है तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पहला सवाल था इंजेन्युटी ऑफ नासा। तो इंजेन्युटी मिशन हमने सबने पढ़ा था। इंजेन्युटी नाम का एक हेलीकॉप्टर है जो कि लैंड करेगा। परसीवरेंस मिशन का नाम हमने सुना है, एंड दिस इज द मिशन विच इज रिलेटेड टू द मार्स। मार्स से रिलेटेड है ये। परसीवरेंस किससे रिलेटेड है? इंजेन्युटी किससे रिलेटेड है? मार्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो याद रखेगा आपको, इंजेन्युटी जो मिशन है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द मार्स, ठीक है। दूसरा जो आपका वॉशी पेपर मैंने आपको पूछा था, वॉशी पेपर इनमें से कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो वॉशी पेपर एक्चुअली में किससे रिलेटेड है? जापान से रिलेटेड है। याद रखिएगा, वॉशी एक ट्रेडिशनल जापानीज पेपर होता है। वॉशी क्या होता है? ट्रेडिशनल जापानीज पेपर। और वहाँ पे लोकल फाइबर और इन सबको प्रोसेस करके हैंडमेड एक पेपर बनाया जाता है जिसको हम वॉशी पेपर बोलते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे इस वॉशी पेपर में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पेड़ों का नाम आपको याद रखना है। एक गम्पी ट्री होता है, GAMPI, गम्पी ट्री का बार्क यूज होता है। मिट्सुमाटा नाम की श्रब यूज होती है, एंड मलबरी बुश। याद रखिएगा, पेपर मलबरी बुश यूज होता है। क्या क्या यूज होता है वॉशी पेपर के लिए? इनर बार्क यूज होती है गम्पी ट्री की, मिट्सुमाटा नाम की एक श्रब यूज होती है, और पेपर मलबरी बुश नाम की चीज यूज होती है, तो वॉशी पेपर बनता है। तीसरा मैंने आपसे पूछा था डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया एक्चुअली में अभी रिसेंटली अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल के बारे में। तो वो जो था वो डिकिंसोनिया था। एक्सटिंक्ट जीनस है एक बैसल एनिमल का, जो कि बहुत पहले मतलब न जाने कौन से पीरियड में रहता था, जो अभी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है अमूमन, है ना, इन पूरे रीजन में पाया जाता था। एंड दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। ये अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल के रूप में इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये तीनों आंसर्स मैंने आपको बता दिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन योर ओपिनियन विच आर द मोस्ट इफेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द NEP 2020 एंड वाई। आपको बताना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके सबसे अच्छे या सबसे इफेक्टिव प्रोविजंस कौन से लगे आपको अपने टर्म्स में बताने हैं, ठीक है ना, एंड क्यों लगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगा। मुझे अच्छा लगा जो इनका नया फॉर्मूला आया है ना, जो नया फॉर्मूला आया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 5, 3, 3, 4 ये वाला फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसके अलावा मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो उनका नया वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर पुश आया कि वोकेशनल ट्रेनिंग 6वीं से जो जॉब ओरिएंटेड जो एक तरीके से कहना चाहिए अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं इस तरीके से आंसर लिखता कि मुझे क्या क्या प्रोविजंस अच्छे लगे, वो प्रोविजन बताता, फिर उसके मेरिट्स बताता, है ना, जो मुझे रिकमेंडेशन देने थे वो बता देता, ये सारी चीज़ें। और मदर लैंग्वेज वाला जो कंसेप्ट लगा मुझे, उसमें जो अर्लीस्ट एजुकेशन जो मदर टंग में प्रोवाइड की जाती है, इसमें मैं कुछ कमिटीज़ भी कोट कर देता जो आज़ादी के पहले बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस आंसर में। बहुत ही प्यारा आंसर बनेगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। अब पहली जो न्यूज है वो मैं यूपीएससी से ही रिलेटेड बताऊंगा। यूपीएससी में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एस्पिरेंट्स हैव नो राइट टू बी एलोकेटेड टू अ कैडर ऑफ देयर चॉइस। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि उनको उनके चॉइस का कैडर एलोकेट किया जाए। एक्चुअली केस था केरला में एक आईएएस ऑफिसर थे जिनको हिमाचल प्रदेश का कैडर अलॉट किया गया था। फिर उन्होंने कैडर एलोकेशन में ये केस किया था हाई कोर्ट में कि मुझे केरला कैडर चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने उनको केरला कैडर दिया भी, है ना। केरला कैडर बोला कि इनको अलॉट करिए आप, क्योंकि एक रूल है, रूल 51 आईएएस कैडर रूल्स 1954 का, जो बोलता है एलोकेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स टू द वेरियस कैडर्स हैज टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई एक कैडर का है उसको दूसरे कैडर में जाना है तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें रूल्स है बेकायदा, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स 1954 है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स 1954 वो ये चीज बताते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे ये जो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने तो उनको बोला ठीक है आप केरला हाई कोर्ट भेजो। तो फिर यहाँ पे जो यूपीएससी था वो कहाँ पे गया, वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस तरीके से अगर एस्पिरेंट्स या जो भी ऑफिसर्स हैं वो कैडर क्लेम करने लगे तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये आती है ऑल इंडिया सर्विसेज। आप सबको पता होना चाहिए कि आईएएस है क्या, एक ऑल इंडिया सर्विस, इसलिए आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम करने के लिए बोला जा सकता है। ये आपका मन नहीं होगा, ये आपका विश नहीं होगा कि आप बताएंगे कि आपको किस कैडर में काम करना है। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे यूपीएससी गया सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही चीज ऑब्जर्वेशन में बोली है कि कैडर एलोकेशन जो है वो उनका अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव अ राइट ओवर द कैडर एलोकेशन, ठीक है ना। एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द नीड एंड नेसेसिटी। ये चीज डिटरमाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड नेसेसिटी, एंड दैट इज दिस केस, ठीक है ना। तो एलोकेशन ऑफ कैडर इज एन इंसिडेंस ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस है आपके लिए, इसलिए आपके पास, इसलिए आपको कैडर एलोकेट किया जा रहा है। एंड वो जो चीज रहेगी वो किसका अधिकार रहेगी, वो हायर अथॉरिटीज डिटरमाइन करेंगी। एंड इंडिविजुअल एस्पिरेंट जो है वो नहीं बता सकता कि उसको कौन से कैडर में काम करना है। होम स्टेट का कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप इस तरीके से नहीं बता सकते अपनी विम्स एंड फैंसी से कि आपको अपने होम स्टेट में ही काम करना है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। यहाँ पे ये चीज थी। दूसरी जो न्यूज है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि डीआरडीओ ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अभ्यास नाम की एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको हीट बोलते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है ना। तो एरियल टारगेट्स के लिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स को यूज किया गया है। एंड अभ्यास इसका नाम है, याद रखिएगा, अभ्यास इसका नाम है। इसकी फ्लाइट को टेस्ट किया गया है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। अभ्यास क्या है? अभ्यास एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका यूज किया जाएगा। इट विल बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। इसको यूज किया जाएगा एज अ टारगेट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स। इसको टारगेट के जैसे यूज किया जाएगा। अलग अलग जब मिसाइल सिस्टम बनाए ना भाई, हमारी मिसाइल जाके किसी को मार गिरा रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस जो है ना वो इसमें की जाएगी। अभ्यास इसीलिए इसका नाम है। अभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ही होता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है कि जब भी आप कोई मिसाइल डेवलप करें इंडिया में, तो आपको अगर उसकी मारक क्षमता या आपको उसको देखना है कि वो कितना हिट कर पा रही है, तो आप उसमें अभ्यास को यूज करेगा। अभ्यास का फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है डीआरडीओ की एक लैब है जिसको हम एडीई बोलते हैं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट किसके अंतर्गत आता है? डीआरडीओ के अंतर्गत आता है, और वही इसको बेसिकली उसी ने इसको बनाया है, ठीक है ना। तो याद रखिए, अभ्यास के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज पावर्ड बाय अ स्मॉल गैस टरबाइन इंजन। इसमें गैस टरबाइन इंजन का यूज किया गया है ना। और गैस टरबाइन इंजन क्यों दिया गया है? ताकि इसके अंदर लॉन्ग एंड्योरेंस रहे, ठीक है ना। एंड सब सोनिक स्पीड में ये मूव करता है। सब सोनिक स्पीड मतलब कि आपकी जब 1 मैक से कम स्पीड रहती है, साउंड की स्पीड 1 मैक मानी जाती है, और 1 मैक से कम जब स्पीड में कोई चीज मूव करती हो तो सब सोनिक हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज है वो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है फ्रॉम पॉल्यूशन टू सोल्यूशन।
याद रखिएगा, फ्रॉम पॉल्यूशन टू सोल्यूशन नाम की एक रिपोर्ट है जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है। एंड ये जो है ये प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर ये रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट इज ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये रिपोर्ट बताती है कि रिसेंटली जो मैराइन लिटर है, यानी कि मैरीन लिटर या प्लास्टिक पोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिए इसको रोकने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो दैट माइट बी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एंड मैराइन लाइफ। तो एक्वेटिक मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा ये चीज़। और अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो केवल 10% ही प्लास्टिक वेस्ट है जो कि रिसाइकल होता है, 14% इंसिनरेट होता है एंड रिमेनिंग 76% जो है वो लैंडफिल्स में, डंप्स में, लिटर में यहाँ जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। अगली है ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैरीन प्लास्टिक। अगर आप देखो तो ये जो मैरीन प्लास्टिक है ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। देखो, माइक्रो प्लास्टिक्स का नाम आपने सुना होगा, माइक्रो बीड्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर जा करके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। कई जगह हमने देखा कि टर्टल्स होते हैं, टॉर्टराइजेस होते हैं, जो फिशेज रहती हैं एक्वेटिक, ये वो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है फ्रॉम दीज माइक्रो प्लास्टिक्स एंड ऑल। वो पूरा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है ना। कई बार हमने वेल्स को देखा है और मरते हुए देखा है, क्योंकि वो बाहर आकर के जब सांस लेती हैं उसके बाद, है ना, तो कई बार हमने देखा है कि वहां पे उनके अंदर पूरा चोक हो गया था प्लास्टिक के कारण, वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो ये सारी चीजें भी कई बार देखेंगे। तो दिस इज हाउ दे डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है वो है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। आपको मैं लोकेशन बताता हूँ, देब्रीगढ़, ये लिखा हुआ है ना, DEBRIGARH, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है, याद रखिएगा। इसका 1/3 जो पार्ट है वो उसको बाउंड करता है कौन? हीराकुड डैम बाउंड करता है, और ये मिनी कैचमेंट की तरह काम करता है फॉर द रिजर्वर देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका हीराकुड डैम भी याद रखिएगा, इसके साथ इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में ये लोकेटेड है। एंड न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली ये यहाँ से कुछ लोगों को मूव किया गया है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलोकेट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। सेंचुरी में लगभग डेसिडिवस फॉरेस्ट है यहाँ पे, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे रेबेलियन किया था फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई ने। वीर सुरेंद्र साई ने यहाँ से रेबेलियन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड उन्होंने अपना बेस जो है वो यहाँ पे बारापठारा नाम की जगह है, बारापठारा नाम की जगह है जहाँ पे, जो कि सेंचुरी में ही लोकेटेड है, वहीं पे उन्होंने बेस बनाया था। वीर सुरेंद्र साई ने इसको अपना बेस बनाया था, फ्रीडम फाइटर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो मैंने PIB से, इंडियन एक्सप्रेस से या अलग अलग जगहों से उठाए होंगे, एंड दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या फ्रंट पेज की कोई न्यूज है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक न्यूज है, चाइना ने एक नया लॉ बनाया है जिसने कि फॉर्मलाइज कर दिया है इसके LAC के एक्शंस को। अभी रिसेंटली आप सबको LAC के एक्शंस पता है ना, चाइना ने क्या क्या किया था, जो उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया है, कई जगहों पे उन्होंने फ्रंटियर विलेजेस बना लिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक रहेगा, यानी कि GS2 का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि चाइना ने एक नया लॉ बनाया। अब चाइना का जो नया लॉ है वो इफेक्ट में रहेगा ऑन January 1, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड अ न्यू बॉर्डर लॉ, एक नया बॉर्डर लॉ है। अब यहाँ पे चाइना ने कहा है कि दैट द स्टेट एंड मिलिट्री विल सेफगार्ड द टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट दैट अंडरमाइन द चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। मतलब कि जो यहाँ की मिलिट्री है वो कॉम्बैट करेगी किसी भी ऐसी थ्रेट को जो कि चाइना के टेरिटोरियल क्लेम को मतलब कि टारगेट करने की कोशिश करेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लॉ के तहत उन्होंने बेसिकली उन सारे एक्शंस को लीगलाइज कर लिया है जो इन्होंने लिए थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि चाइना के पास पूरा अधिकार है कि वो फ्रंटियर विलेजेस बनाए। इसके अलावा अगर दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो उसके अगेंस्ट ये फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, जो कि अनरिजर्व्ड बॉर्डर है, वहाँ पर भी ये पेट्रोलिंग और इसके रिगार्डिंग इन्होंने लॉ कुछ बनाए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ में और की गई, जैसे इन्होंने टॉक्स को प्रेफरेंस दिया। इन्होंने कहा है कि अगर talks should be preferred. The state shall follow the principle of equality, mutual trust and friendly consultation. Handle the land border related affairs with neighboring countries through negotiations. तो ये चीज़ उन्होंने अच्छी डाली है, जो उन्होंने कहा है कि negotiations के द्वारा बातचीत करके, इक्वालिटी से, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, फ्रेंडली कंसल्टेशन करके मामले को ये सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दैट इज व्हाट दे हैव सेड। देन इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री शैल कैरी आउट बॉर्डर ड्यूटीज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग
drills and resolutely prevent, stop and combat invasion, encroachment, provocation और other act. यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फोर्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो चाइनीज मिलिट्री है वो अपनी बॉर्डर ड्यूटीज पूरी करेगी, ड्रिल्स करेगी बॉर्डर पे ही, रेजोल्यूट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, स्टॉप एंड कॉम्बैट द इन्वेजन, इंक्रोचमेंट, है ना। मतलब यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। खुद ही साले अटैक भी करेंगे, खुद ही ये लोग सब कुछ करेंगे और फिर बोलेंगे कि दूसरों से बचने के लिए हम ये सीखिएगा। भाई तुमको मारेगा कौन यार? तुम लोग फोटो कॉपी की दुकान हो, तुम लोग ऑलरेडी यू आर ऑल फोटो कॉपीज, है ना। द लॉ ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विद स्टेट सपोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर टाउन्स। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर टाउन्स, वही फ्रंटियर टाउन्स की बात की है कि यहाँ पे फ्रंटियर टाउन्स और ये सब भी बनाए जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे ये रिहायशी क्षेत्र बनाने की जो एक मुहिम है वो भी एक तरीके से स्टार्ट कर रही है चाइना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं। आज का जो मैप रहेगा ना वो आर्मेनिया, अजरबैजान, नगोर्नो कराबाख रीजन का मैप है। जब वो न्यूज आएगी तो मैं आपको वो मैप दिखाऊंगा, ठीक है ना। अलग से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मैप कि मैप के लिए अलग से हम टाइम दें, अपन उसको न्यूज के साथ ही देखेंगे। अगली जो न्यूज है वो साबरमती रिवर के रिगार्डिंग है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि साबरमती रिवर जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। और 2014-15 से लेकर के 2017-18 के बीच में लगभग 200 करोड़ रुपए थे, 200 करोड़ रुपीज वर गिवन फॉर क्लीनिंग ऑफ दिस साबरमती रिवर। 2014-15 से 17-18 के बीच में लगभग 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो भैया वो पैसे गए कहाँ? इतना ज्यादा क्लीन आपने कर दिया कि अभी भी उतनी गंदी है। तो इस कारण से साबरमती के ऊपर हाईकोर्ट ने एक हाईकोर्ट रैप्स ऑफिशियल्स लिखा है ना। इसका मतलब वैसे तो डांटा होता है लेकिन हाईकोर्ट ने रैप किया, आप बोल सकते हैं हाईकोर्ट ने रैप किया है ना। एक कोई रैप किया होगा गली बॉय टाइप का, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं इस साबरमती रिवर के बारे में। तो साबरमती रिवर जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस ऑफ द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। याद रखेगा साबरमती रिवर का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन अरावली रेंजेस में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एंड ये मीट करती है फाइनली गल्फ ऑफ खंबत में जाकर के, जो अरेबियन सी में है, गल्फ ऑफ खंबत वाले पार्ट में जाकर के मूव करती है, मिलती है और राजस्थान और गुजरात के स्टेट से ये पास होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है वात्रक, वाकाल, हाथमती, हरनव एंड सी रिवर। याद रखेगा वात्रक, वाकाल, हाथमती, हरनव एंड सी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आप मेरे साथ ही बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पेरियार रिवर का भी नाम आया था कि पेरियार रिवर के जो विलेजेस उसके कोने में है उनके ऊपर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जो मुल्ला पेरियार डैम है, उसमें पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। केरला में रीजन ऑलरेडी आप सबको पता है कि बाढ़ अफेक्टेड रीजन है इस समय, और वहां पे मुल्ला पेरियार डैम जो है उसमें वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वहां पे अलर्ट जारी किया गया है। पेरियार रिवर याद रखिएगा लॉन्गेस्ट रिवर है एंड द रिवर विद द लार्जेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ केरला। तो पेरियार रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर भी है और रिवर विद द लार्जेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल भी है ऑफ केरला। एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर्स इन द रीजन एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल मेजर टाउन्स। ये बहुत सारे मेजर टाउन्स का पानी की प्रोविजन कराती है, ठीक है ना। इसमें याद रखेगा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो इडुक्की डैम से होता है उसका पानी भी यहीं से आता है। इसके कुछ सोर्स ऑफ द रिवर इज चोक्कम पट्टी माला। याद रखेगा चोक्कम पट्टी माला जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहीं से इसका ओरिजिन है, इसीलिए इसका नाम पेरियार है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आता है आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है चीरूथोनी। चीरूथोनी इज द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट विंग। एंड राइट विंग में आपका मुल्लयार, पेरिंजन कुट्टी, मुथिरापिया एंड ईडामाला, ये इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट विंग ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको आप लिख लीजिएगा, GS1 के टॉपिक में लिख लीजिएगा जब पेरियार रिवर का जिक्र करके, तो एक ब्लॉक बना लीजिए पेरियार रिवर, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बता दी, ओरिजिन बता दिया और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता दी, वो आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। इन ग्लासगो ऑल आइज ऑन 2030। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि COP26 होने वाला है। COP26 कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है ग्लासगो में। अब ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में है। ये वाला पार्ट तो आप सबको पता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल की चीजें मैं टाइमलाइन में बता देता हूँ। सबसे पहले जब पेरिस क्लाइमेट डील आई, ठीक है ना, हर कंट्री ने अपने INDC दिए, नहीं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए।
एनडीसीज मतलब कि हर कंट्री ने बताया कि वो क्या क्या करेंगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। 2 कस्में खाई गई थी पेरिस डील में कि 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री से, मतलब पहले तो 2 डिग्री था, लेकिन सबने कहा कि सारी कंट्रीज कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से कम रखेंगी टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि बीच में कंट्रीज अपना करती नहीं, ठीक है, एनडीसीज बनाए, है ना। अभी रिसेंटली असेसमेंट रिपोर्ट 6 आई है, ठीक है ना। असेसमेंट रिपोर्ट किसकी आती है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, AR6 यानी कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 आई है अभी रिसेंटली, जिसमें यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज तो बहुत ज्यादा गति से हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि ये क्लाइमेट को 1.5 डिग्री से कम रोक सकते हैं, लेकिन रोक सकते हैं अगर वो कुछ काम करें तो यहां पर कुछ काम AR6 ने बताया ऑलरेडी, असेसमेंट रिपोर्ट 6 ने बताया कि क्या करना चाहिए अगर आपको 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर रखना है तो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि रिसेंटली जो कंट्रीज रही हैं वो किस चीज पे ज्यादा फोर्स कर रही हैं। वो फोर्स कर रही हैं कार्बन न्यूट्रलिटी पे, कार्बन न्यूट्रल होना है हर कंट्री को, और लगभग कंट्रियां जो टाइमलाइन फिक्स कर रही हैं वो 2050 तक फिक्स कर रही हैं कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, ठीक है ना। अब यहां पर ऑथर ने यहां पे जिस बात को कहा है, देखो मैं पूरा आर्टिकल का ही चीजें बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं अपने मन से बता रहा हूं, ये सारी चीजें आर्टिकल में लिखी हैं। मैं आपको हाइलाइट्स दिखाऊंगा तो भी यही चीज बताऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट्स में ऐसे ऐड कर लीजिए। इसको आप GS3 में ऐड करेगा, इन्वायरमेंट वाले पार्ट में। दिस नोट शुड बी एडेड इन GS3 इन्वायरमेंट वाला पार्ट। जैसा मैंने जो टाइमलाइन के चार्ट बता रहा है ना, वैसे आप एरो बना बना के लिखते जाइए, ठीक है ना। रिसेंटली जो कंट्रीज ने पुश किया है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी में, लेकिन ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी तो आप 2050, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को 20 साल आगे, 30 साल आगे भेज रहे हो। केवल जो काम आपको अभी करना है उसको आप 30 साल बाद के लिए वो भेज दे रहे हो। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि 45% रिडक्शन करना है अपने 2010 लेवल से। 2010 में जो कार्बन एमिशन का लेवल था आपका, उससे 45% आपको कम करना है बाय 2030। तो ऑथर ने कहा है कि अगर आपको 1.5 डिग्री का टेम्परेचर कम करना है, 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर कम करना है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी सेकंड स्टेप है। कार्बन न्यूट्रलिटी विल बी द सेकंड स्टेप। पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप 2030 तक अपने 2010 के एमिशन लेवल का 45% डिक्रीज करिए एमिशन को, तब जाकर के कहीं आप 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच पाएंगे। अगर सारी कंट्रीज अपने 2010 लेवल के 45% पर आ जाएं, 45% कम कर दें बाय 2030, तो हर कंट्री जो है मतलब ये हेल्प कर सकती है इन गेटिंग द टेम्परेचर लेस देन 1.5 डिग्री। एंड वही चीज ऑथर ने कही है कि इट कैन बी हेल्पफुल, है ना। तो यही चीज असेसमेंट रिपोर्ट 6 में बताई गई थी। इन्फेसिस क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको 1.5 डिग्री से कम रखना है तो ग्लोबल एमिशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय 45% फ्रॉम 2010 लेवल्स बाय 2030 ऑन द वे टू नेट जीरो 2050। मतलब कि नेट जीरो 2050 तक अचीव करना है, वो सेकंड स्टेप है, लेकिन 2030 तक 45% का रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे ऑथर ने बोला कि कुछ जो प्रिंसिपल्स थे पहले जिन पे स्टार्ट हुई थी वो प्रिंसिपल तो खत्म कर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे एक CBDR का प्रिंसिपल था जिसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करती हैं उनको सबसे पहले भैया नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी के पास जाना चाहिए, उनको सबसे पहले 45% रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये रहा है कि सारा बोझ डेवलपिंग कंट्रीज पे डाला जा रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज पे अगर आप बोझ डाल भी रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए, दूसरा आपको उनको मॉनिटरी मनी ट्रांसफर करना चाहिए। दोनों चीजों के लिए जिसमें आप $100 बिलियन का आपने फंड बनाया था वो भी आप नहीं दे पाए, नहीं प्रोवाइड कर पाए, नहीं बना पाए $100 बिलियन। तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज जो कर रही है, क्या कर रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल रही है। एंड दैट इज द थिंग। इंडिया के बारे में ऑथर ने ये जरूर कहा है कि इंडिया का मिसफॉर्च्यून ये है कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है बिल्कुल कम है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7% एमिशन करती है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और ये थर्ड बिगेस्ट एमिटर के रूप में आती है इंडिया। लेकिन इंडिया के INDCs अच्छे हैं, हमको थोड़ा सा प्लेज करना पड़ेगा कि हम अपने INDCs को और ज्यादा मॉडिफाई करें। जैसे कि हमने ये बोला है कि हम 450 गीगावाट करेंगे बाय 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। तो इसके तरफ हमको थोड़ा स्टेप्स और बढ़ाने चाहिए। दैट इज व्हाट ऑथर हैज सेड कि हमको 2030 तक कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको इंक्रीज करें। एंड
let the word see, let us set an example for the word, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आएगा, काफी अच्छा आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच। अब ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि इंडिया ने किस तरीके से सेंट्रल एशिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और मतलब कि हमने कोशिश की है फ्रॉम द डे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज अलग अलग होती हैं इस तरीके से, तब से हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और स्पेशली ये दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी के रेफरेंस में, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका GS2 का आर्टिकल रहेगा, GS2 का आर्टिकल रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि हमने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज के साथ अभी रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, जिन्होंने कि थर्ड मतलब कि 4 महीने में तीसरी कंट्री सेंट्रल एशियन जहाँ पे विजिट किया, किर्गिस्तान में हमने विजिट की, जहाँ पे हमने $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है, सपोर्ट किया है उनको, ठीक है। फिर उनके हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने उनकी मदद करने के लिए कहा है। फिर हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान गए, जहां पे इन्होंने 6th फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, CICA क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इंटरेक्शन, देखो ये याद रखें, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, CICA, इसको भी लिख लो अपने नोट्स में ऐड कर लो, CICA, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़, इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि बिफोर रीचिंग कजाकिस्तान और किर्गिस्तान हमने मतलब कि इसके बाद हमने आर्मेनिया विजिट किया है ना, आर्मेनिया विजिट किया है ना। इसके अलावा हमने रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब के साथ भी रीजनल कोऑपरेशन डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब इंडिया आर्मेनिया टाइज के बारे में ऑथर ने कहा है कि इंडिया में एस जयशंकर जी हैं जो पहले व्यक्ति हैं, पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो कि आर्मेनिया विजिट किया जिन्होंने, और उन्होंने एग्री किया है कि वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एग्रीमेंट्स पे जोर दिया, जैसे कि ट्रेड को इन्हांस करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज को करने के लिए, बायलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा एस जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि नगोर्नो काराबाख जो रीजन है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, दैट इज व्हाट ही वांट्स, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द थिंग। तालिबान जहां पे अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ा रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं हमको सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इस तरीके की रिलेशनशिप रखने की जरूरत है। इसीलिए शायद हमने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान हमको एंट्री दे नहीं रहा था सेंट्रल एशियन रीजन में, तो हमने ईरान के थ्रू वो रूट बनाई थी, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि हम उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। SCO समिट आपको पता होगा, SCO में ऑलरेडी जो कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एंड उनके साथ हम SCO समिट में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे SCO समिट के भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि वो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशनशिप को इनहैंस करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल एशिया ऐसा पार्ट है जो कि लिंक बनेगा इंडिया और यूरेशिया वाले रीजन के बीच में, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान वाला रीजन है। देखो आपको आर्मेनिया दिख रहा है, अजरबैजान दिख रहा है, ठीक है ना। ये बीच में जो ग्रेइश रीजन है ना, ग्रेइश और ये स्पेशली जिसके ऊपर रेड लाइनिंग है, वो रीजन है आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है। नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, याद रखेगा, ये इंटरनेशनली एक अजरबैजानीज टेरिटरी है। नगोर्नो काराबाख के बारे में आप जान लीजिए ये चीज कि ये इंटरनेशनली अजरबैजान द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है कि अजरबैजान की टेरिटरी है, लेकिन 1994 के सीज फायर के बाद से आर्मेनियन मिलिट्री जो है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आर्मेनिया आपको दिख रहा होगा ऊपर जॉर्जिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर साइड टर्की के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन यहाँ पे ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले रीजन है जो आपको याद रखना है। जॉर्जिया हो गया आपका, टर्की हो गया, देन आपका यहाँ पे अजरबैजान हो गया, देन ईरान हो गया, जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है आर्मेनिया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड जो बीच वाला जो रीजन है वो यहाँ पे आपका नगोर्नो काराबाख का रीजन है। नगोर्नो काराबाख के रीजन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ये रीजन था ये 1994 से आर्मेनिया ने वो ज़रूर किया है
उसको कैप्चर जरूर किया, लेकिन ये इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज होती है वो रिकॉग्नाइज होती है एज अजरबैजानीज टेरिटरी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अजरबैजान के रूप में इसको किया था, लेकिन इसको ये किससे मतलब कैप्चर किसने करके रखा है, वो आपका आर्मेनिया ने करके रखा है। इसको याद रखिएगा। जॉर्जिया मैंने दिखा दिया आपको बॉर्डर, ऊपर नॉर्थ में जॉर्जिया है। फिर आपका साउथ ईस्ट वाले पार्ट में दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे ईरान वाला पार्ट है। देन आपका टर्की वाला पार्ट है, याद रखिएगा टर्की वाला पार्ट है। एंड यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक ईरान, जॉर्जिया हो गया और अजरबैजान हो गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट और कौन से न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे आगे आते हैं, गोरियाज फील द हीट ऑफ एविक्शन ड्राइव इन असम। अब असम में आप सबको पता है कि एविक्शन ड्राइव चल रहा है कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ऑथर का कहना है कि कई जगह पे जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, दे आर एट द ब्रंट, बिकॉज की जो मेजर माइग्रेशन था वो बांग्लादेश वाले रीजन से आया था, इसलिए बंगाली मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडिजिनस एक ग्रुप है जिनको गोरियाज कहा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है इंडिजिनस गोरियाज विच इज द कैटेगरी ऑफ असमीज मुस्लिम, दे प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग द इंक्रोचमेंट इशू ऑन द राइज। इंक्रोचमेंट इशू को एक्चुअली में गोरियाज ने ही सामने ले आए थे। द इंडिजिनस गोरियाज दे आर द कैटेगरी ऑफ असमीज मुस्लिम, याद रखिएगा कैटेगरी ऑफ असमीज मुस्लिम्स है। एंड ये इंडिजिनस है गोरियाज, इंडिजिनस गोरियाज कहा जाता है इनको। तो दैट इज द थिंग विच इज न्यूज। तो आप बस गोरियाज के बारे में थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर लो। GS1 वाले पार्ट में, सोशल सोसाइटी वाले पार्ट में आप ट्राइब्स इनमें याद ऐड कर सकते हैं इसको, है ना। तो याद रखिएगा। NCPCR न्यूज में था, तो ये GS2 का टॉपिक है, बॉडीज जो एजुकेशन रिलेटेड बॉडीज है। NCPCR क्या है, ये आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। एंड याद ये भी याद रखना कि ये जो ऑपरेशनल हुई है ये बॉडी, ये 2007 से ऑपरेशनल हुई है। सो दिस बॉडी वाज ऑपरेशनल फ्रॉम 2007। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे पीएम्स म्यूजियम के बारे में बता दूं आपको। पीएम्स म्यूजियम नहीं कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, जो कि 3 मूर्ति भवन की प्रेमाइसेस से बन रहा है, जिसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनके कंट्रीब्यूशंस बताए जाएंगे, ये सारी चीजें रखी जाएंगी। तो ये इसका जो इनॉग्रेशन था अक्टूबर में होना था, बट अब ये 25 दिसंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे यानी कि गुड गवर्नेंस डे के दिन इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, इसलिए टाइमलाइन ये मिस कर रहा है। तो ऐसा आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब तालिबान ऑफर्स जॉब फॉर व्हीट टू टैकल हंगर। अब तालिबान का नया एक मास्टर प्लान आया है। तालिबान के रघुराम राजन जी ने ये कहा है कि मतलब जो वहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे, यहाँ मिक्स मत कर लेना, ये मत सोच लेना कि वो हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये एक सटायर था कि वहाँ पे जो उनके एक चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे उन्होंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं ना, इनको हम गेहूं के बदले इनसे काम करवाते हैं। तो इससे 2 समस्याएं खत्म होंगी, एक तो हंगर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दूसरी उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक मास्टर प्लान निकाला है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान में, जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ड्रॉट की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स की समस्या है, फेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम है, एंड पॉवर्टी, सफरिंग एंड पॉवर्टी। दीज आर द मेजर इशूज जो कि वहाँ की इकोनॉमी झेल रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। कल के मैच की बात कोई भी नहीं करेगा, बहुत ही बेकार मैच था, बेहुदा मैच था, मज़ा नहीं आया देखने में ना। तो मुझे नहीं अच्छा लगा कल का मैच, बट एनीवे हाँ, ये लिवरपूल वाला मैच अच्छा था। लिवरपूल ने 5-0 से आई थिंक इनको हराया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो पहली बार है कि हाफ टाइम में 4-0 से मतलब कि ट्रेल कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो पहली बार हुआ है पूरे यूनाइटेड के मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतिहास में। इसके अलावा कल एल क्लासिको भी था जिसमें रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना का मैच था, जिसमें कि बार्सिलोना हार गई हमेशा की तरह। तो आगे मूव करते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।